back to my YouTube channel Learning Troops. Hope you all are doing well. My name is पारुल और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ढेर सारे कमेंट्स कीजिए। तो लेट अस स्टार्ट विद द वीडियो। वी वर डूइंग क्लास 11th कॉमर्स के इकोनॉमिक सब्जेक्ट में से थ्योरी ऑफ सैम्पलिंग। तो इंट्रोडक्शन पार्ट हमने पढ़ लिया है, अब हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ सैम्पलिंग थ्योरी। तो ये 5 लॉज हैं लॉ ऑफ सैम्पलिंग थ्योरी के। तो पहले लॉ से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ स्टैटिकल रेगुलरिटी। स्टैटिकल रेगुलरिटी का मतलब ये है कि हमारा जो भी हमने सैंपल लेना है वो बहुत ज़्यादा छोटा नहीं होना चाहिए, वो तो मतलब बड़ा होना चाहिए। जैसे कि 200 आउट ऑफ 2000, ठीक है ना। अगर हम 2000 सिर्फ 2 सैम्पल्स लेंगे तो फिर दैट वुड बी नॉन रिप्रेजेंटेटिव, हमारा रिप्रेजेंट नहीं कर पाएगा वो हमारे पूरे डाटा को, ठीक है। तो और दूसरी बात ये कि जो भी सैंपल है ना वो रैंडम होना चाहिए, कोई भी बायसनेस या प्रेजुडिस या फेवरिज्म नहीं होनी चाहिए उसमें। यहाँ पे बायसनेस में BIAS वाले स्पेलिंग आ गए, ये थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, ठीक है। हमारे पास लॉ ऑफ इनर्शिया का। लॉ ऑफ इनर्शिया हमें ये बताता है कि जो भी हमारा फिनोमिना का बिहेवियर है वो किससे पता लगता है, अगर वो लार्ज स्केल पे यूज़ किया जाए तभी वो स्टेबल माना जाएगा। फॉर एग्जांपल एक रिपोर्ट कार्ड में हम सिर्फ इंग्लिश के मार्क्स देखते हैं, उसमें बच्चे के 50 आउट ऑफ 200 आए हैं, तो वो जो हमारी रेशो निकल के आएगी वो लो होगी। बट अगर हम पूरे सब्जेक्ट्स के एग्जाम नंबर देखेंगे तो वो मिला के जहाँ से कम हो रहे होंगे वहाँ पे, जहाँ पे ज़्यादा होंगे वहाँ से वो शिफ्ट हो जाएंगे। समझ रहे हो ना। लाइक जहाँ पे 60 आया आउट ऑफ 100, तो जहाँ पे 40 आया वो जो 60 होंगे वो 10 40 वाले को दे देगा तो 50% बन जाएगी, है ना। तो इस तरह से था। ये तो मैंने 2 सब्जेक्ट्स का बताया ना। नेक्स्ट मैं आपको एक इलस्ट्रेशन दूँ कि इफ एक कॉइन को हम टॉस करें लिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स, लाइक 1 टाइम अगर हम टॉस करें तो उसका जो सैंपल उसका जो हम रिजल्ट निकालेंगे वो स्टेबल नहीं होगा, क्योंकि वो हमने सिर्फ एक ही बार किया। बट अगर उसको हम 1000 टाइम्स कम से कम करेंगे टॉस, तो फिर जैसे कि 1000 लार्ज नंबर ऑफ टाइम 1000 टाइम अगर हम टॉस करेंगे तो फिर हम मान सकते हैं कि उसकी जो प्रोबेबिलिटी है, जो प्रपोर्शन है वो 50-50 आ सकती है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा लॉ है लॉ ऑफ परसिस्टेंस ऑफ स्मॉल नंबर, ठीक है। इस लॉ में वो ये बोल रहा है कि अगर पूरी यूनिवर्स का थोड़ा सा पार्ट उससे अलग है, डिस्टिंक्ट है, तो जो थोड़ा पार्ट डिस्टिंक्ट होगा, अलग होगा, उसके जो करैक्टर होंगे वो भी सैंपल में, हमारे सैंपल में सेम ही टेंडेंसी में कवर किए जाएंगे, सेम ही टेंडेंसी में कवर किए जाएंगे। लाइक हम उस सेम प्रपोर्शन में उसके सैंपल को भी लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्टिमाइजेशन क्या कहता है? ये लॉ हमें ये बताता है कि हम एम कैसे, मतलब हम एम करते हैं बेस्ट रिजल्ट, ऑप्टिमम रिजल्ट मतलब बेस्ट रिजल्ट को कम कॉस्ट पे और ज़्यादा एफिशिएंसी के साथ। मतलब ये कि अचीविंग मैक्सिमम लेवल ऑफ एफिशिएंसी विद मिनिमम कॉस्ट। थोड़ी कॉस्ट में मैक्सिमम लेवल की एफिशिएंसी, मतलब एफिशिएंसी हमें कैसे गेन करनी है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ वैलिडिटी। लॉ में हमें ये पता लगता है कि अगर हम किसी भी तरीके का सैंपल ड्रॉ करते हैं किसी भी यूनिवर्स में से, किसी भी डाटा में से, तो वो वैलिड सिर्फ तभी होगा अगर वो हर जगह पे, जैसे मतलब कि हमने रैंडमली सिलेक्ट किया हमारा सैंपल, तो वो वैलिड तभी होगा जब हम हर एक जगह पे लगा के देखें और उसका जो रिजल्ट है वो बेस्ट सूटेबल हो, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे अभी टेक्निक्स ऑफ सैम्पलिंग। यहाँ पे हमारे पास 2 तरीके की टेक्निक्स हैं, एक प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड, जिसमें ये सारे हम पढ़ेंगे अभी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सिंपल रैंडम सैम्पलिंग से। तो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग क्या कहती है? रैंडम सैम्पलिंग का मतलब ये है कि वो वाला सैम्पलिंग मेथड जिसमें जो पेरेंट पॉपुलेशन होगी ना हमारी, मतलब जो मेन डाटा जहाँ से हमने सैंपल निकालने हैं उसको वो
वो वाले सारे डाटा को चांस मिलेगा। हम में भी ए को भी चूज़ कर सकते हैं, बी को भी चूज़ कर सकते हैं, सी को भी चूज़ कर सकते हैं, जेड को भी चूज़ कर सकते हैं, एक्स को भी चूज़ कर सकते हैं, इस तरह से। ठीक है, मतलब सारी ऑब्जर्वेशन, मतलब जितनी भी चीज़ें होंगी ना उसमें पॉपुलेशन, जितनी भी पॉपुलेशन होगी उन सभी को चांस मिल सकता है हम उसको एज ए सैम्पल यूज़ कर सकें। ठीक है, जैसे लॉटरी मेथड हो गया, रैंडम नंबर टेबल्स हो गए। ठीक है, तो ये सारे थे रैंडम सैम्पलिंग के। तो इसमें नेक्स्ट हमारे पास मिल जाएगा, हमारे पास मेथड था स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग का मतलब क्या होता है? ऐसा मेथड जिसमें स्ट्रेटम यानी कि ग्रुप, ठीक है, जो हम ग्रुप्स में बांट के सैम्पलिंग इकट्ठी करते हैं। इसके ये बेनिफिट्स होंगे हमें कि हम इसमें पर्सनल बायसनेस नहीं कर पाएंगे और ये डिफरेंट पॉपुलेशन को भी कवर करेगा। एक्यूरेसी है, रिप्रेजेंटेटिवनेस है इसमें, और बस ये है इसमें डीमेरिट क्या होगा इसका कि कॉम्प्लेक्स हो जाता है कभी कभी, है ना। और हमें ये समझ नहीं आता कि हमने स्ट्रेटा मतलब ग्रुप को चूज़ कैसे करना है, किस बेस पे करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास आ गया सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। सिस्टमैटिक सैम्पलिंग क्या होती है? सिस्टमैटिक सैम्पलिंग में हम एक सिस्टम यूज़ करते हैं, मतलब हम एक अरेंजमेंट यूज़ करते हैं जिसके थ्रू हम सिस्टमैटिक सैम्पलिंग इकट्ठी कर सकें। ठीक है, तो ये इकोनॉमिकल हो जाएगी, रिप्रेजेंटेटिव तो ये ऑब्वियसली होगी ही, बायसनेस कम होगी, इसमें एक्यूरेसी ज़्यादा होगी और ये सिंपल और कन्वीनियंट होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखिए इसमें हमारे पास आ जाएगा मल्टी स्टेज रैंडम सैम्पलिंग। मल्टी स्टेज रैंडम सैम्पलिंग के अंदर डाटा होगा उसको हमने पहले तो लार्ज सैम्पलिंग यूनिट्स में डिवाइड कर देना है, जो कि आगे फर्दर और सब ग्रुप्स में या सब मतलब आगे सब डिवाइडेड होगी। ठीक है, इसमें कुछ स्टेप्स होंगे जो हमें फॉलो करने पड़ेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास क्लस्टर सैम्पलिंग। क्लस्टर सैम्पलिंग में क्या होता है? हम पूरे डाटा को कुछ ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं, जैसे कि ये सिमिलर होती है हमने पीछे पढ़ा था ना, ये स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, ये उससे कुछ सिमिलर होती है। तो क्लस्टर सैम्पलिंग में ये आता है कि अगर हमने जैसे 1 to 100 का सैम्पल करना है ना, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास डाटा है 1 to 100, हमने क्या किया 1 to 10 को ए ग्रुप दे दिया, 1 to 11 to 20 को बी ग्रुप दे दिया, ऐसे हम छोटे छोटे ग्रुप्स बना दिए। अब उन ग्रुप्स में से हम कोई भी ग्रुप उठा के एज ए सैम्पल यूज़ कर सकते हैं, सारे के सारे ग्रुप को। जैसे कोई हमने 71 से 80 तक एक ग्रुप बनाया था और उसको हमने एज ए सैम्पल यूज़ कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा जजमेंट सैम्पलिंग मेथड। हम अब पढ़ेंगे नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड्स, हम स्टार्ट करने लगे हैं। हम ये प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड मतलब पूरा पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जजमेंट सैम्पलिंग मेथड। जजमेंट सैम्पलिंग मेथड में जो सैंपल ले रहा है ना, उसकी ही जजमेंट के बिहाफ पे हम सैंपल ले लेते हैं, मतलब वही रिप्रेजेंट करता है सारे सैंपल्स को। ठीक है, सैम्पलिंग मेथड वो वाला मेथड होता है जिसमें हम पॉपुलेशन मतलब पब्लिक ओपिनियन को कंसीडर करेंगे कोटा सैम्पलिंग में। ठीक है, और नेक्स्ट है एक्सटेंसिव सैम्पलिंग। एक्सटेंसिव सैम्पलिंग में हम यूनिवर्स को कवर कर सकते हैं और ये सिस्टमैटिक सैम्पलिंग के जैसा ही होता है। नेक्स्ट है कन्वीनियंट सैम्पलिंग। कन्वीनियंट सैम्पलिंग में हम है वो छोड़ देते हैं किसके ऊपर, इन्वेस्टिगेटर के ऊपर, कि वो किस बात पे कन्विंस हो चुका हुआ है। ये जजमेंट पे नहीं होता उसकी, मतलब जैसे हमने पीछे जजमेंट सैम्पलिंग किया था उसके ऊपर नहीं डिपेंड होता, ये उसकी कन्वीनियंस की, वो किस बात पे कन्विंस हो चुका है। ठीक है, और ये जो सारे नॉन प्रोबेबिलिटी मेथड्स हैं ना सैम्पलिंग के, इसमें क्या प्रॉब्लम है कि यहाँ पे ह्यूमन बायसनेस आ सकती है। ठीक है, और दैट्स इट फॉर टुडे वॉचिंग माई वीडियो। एंड अगर आपको कोई भी क्वेरी, कोई भी क्वेश्चन या कुछ भी डाउट आता है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू ऑल। एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को ऑन कीजिए, शेयर कीजिए मेरी वीडियोस को और कमेंट्स कीजिए। थैंक यू।